हेलो एवरीवन, 30Z चैनल में ऑनलाइन गुरु आप सभी का स्वागत करता है। और आज है रविवार संडे 29 मई 2022। तो हम आज की खबरों की बात करेंगे। जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी चैनल पर देखते हैं, वो सारे चीज़ों को मैं आज खुद वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आज का जो नया खबर है क्या है। किसी को भी किसी प्रकार की न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की टीवी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या अन्य भी किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित सारे खबरें आपको वीडियो के ही माध्यम से पहुँचाएंगे। किसी प्रकार की फालतू खबरें नहीं। केंद्र सरकार की योजनाएँ, राज्य सरकार की योजनाएँ और सारे वो नॉलेज जो प्रतिदिन आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा और जो भी सुर्खियों में खबरें हैं उनका एक विस्तृत रूप आपको प्रदान करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यह जानकारी और यह वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन गुरु शुरू करता है आज 29 मई की ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले संहिता कानून केंद्र सरकार लाने जा रहा है। तो उससे पहले एक ट्वीट सहवाग का बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि सहवाग बोले हैं कि विराट कोहली इस सत्र में अपने कैरियर से सबसे ज़्यादा गलतियां किए हैं। क्योंकि आपको पता है कि विराट कोहली राजस्थान रॉयल्स से 27 मई 2022 को क्रिकेट में IPL के सीजन 22 में हार चुके हैं और आज है 29 मई 2022, जो कि आज फाइनल का दिन है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। तो विराट कोहली ने अपने सत्र में सबसे ज़्यादा गलतियां इस बार किए हुए हैं पूरे कैरियर में, यह सहवाग का कहना है। तो अगली जो खबर है सुर्खियों में पेपर के आज के, तो वो है समान नागरिक संहिता कानून। वो केंद्र सरकार लेने जा रहा है। इसका क्यों यह कानून लाया जा रहा है, इसके थोड़े से नॉलेज को मैं देता हूँ। अगर आपको पूरा फुल नॉलेज इसका चाहिए तो कमेंट में आप लिखिए। इसके लिए अलग से प्रॉपर वीडियो आप तक है और जाके आप चैनल में ज़रूर इस वीडियो को देखिए। तो समान नागरिक संहिता कानून क्या है वो आपको बताता हूँ कुछ। समान नागरिक संहिता से पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, विवाह की उम्र, तलाक, पोषण भत्ता, उत्तराधिकार, बच्चों की कस्टडी, विरासत, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा आदि पर एक समान कानून हो जाए, चाहे वह किसी भी धर्म संप्रदाय या पंथ से क्यों न हो। तो सभी धर्म संप्रदाय, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये सभी धर्मों के अलग अलग धार्मिक संबंधों के आधार पर रीति रिवाज हैं, जिनको एक समान कानून के दायरे में लाने के लिए यह नागरिक संहिता कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बनाने के लिए यह नागरिक कानून संहिता लाया जा रहा है, जो कि हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए बहुत ही एक अच्छी पहल है या अच्छा कानून है। तो इसको सिंपल भाषा में जानते हैं हम क्या है यह। आप देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय में क्या है कि एक बहुविवाह प्रथा है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक बहुविवाह, यानी एक मुस्लिम व्यक्ति अधिक से अधिक 4 विवाह कर सकता है, जबकि हिंदू, ईसाई या पारसी ऐसे धर्मों में सिर्फ एक पति एक पत्नी का ही रूल है। अगर इससे वह अधिक करता है तो वो एक अपराध के अंतर्गत आता है, जिसपे उनके सज़ा का प्रावधान है। तो जैसे एक ही विवाह कर सकता है हिंदू या धर्म या अन्य धर्मों में, लेकिन मुसलमान में 4 विवाह कर सकता है, जो कि ये असमानता को बताता है। अन्य पॉइंट से समझते हैं इसके कानून की संतानहीनता या नपुंसकता जैसी उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के दूसरा विवाह करने पर यह दंडनीय अपराध है। यानी चाहे आप नपुंसकता हो या संतानहीनता हो, आपको एक ही विवाह करना है, ऐसा नियम है हिंदू, ईसाई धर्म और पारसी में। जबकि मुसलमान में ऐसा नहीं है, आप एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। एक और अंतर है मुस्लिम धर्म में, जो विवाह का जो न्यूनतम उम्र है वो है 9 वर्ष। यानी 9 वर्ष की लड़की हो मुसलमान में तो भी वो शादी कर सकते हैं, जबकि हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनकी एक उम्र है जो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है।
चूँकि यह इस समय क्या है कानून, वो धर्मों के आधार पर उनके धर्म के रीति रिवाज हैं, धर्म के कानून हैं। चूँकि अब यह नागरिक संहिता कानून लाने से यह जो है सारे धर्मों को एक समान कानून के दायरे में ला दिया जाएगा, जिसको मुसलमान 9 वर्ष की उम्र में लड़की से शादी कर सकते हैं, वो भी एक कानून के तहत आ जाएंगे, जो उनको भी दे दिया जाएगा कि आप 21 वर्ष से नीचे किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों अगर करते हैं तो आप आपराधिक कैटेगरी में आएंगे। तो इसके लिए भी नागरिक संहिता कानून लाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। संपत्ति के रूप में जो कानून हिस्सेदारी है, संपत्ति के रूप में जो कानूनी प्रक्रिया है, मुस्लिम धर्म में क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है, जबकि हिंदू धर्म या अन्य धर्मों में स्त्रियों और पुरुषों को बराबर हक दिया गया है कि संपत्ति में उनका जो हिस्सेदारी हो गया, बंटवारा हो गया, वो बराबर होगा। भाई बहनों में है तो बराबर होगा, लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, स्त्रियों को अलग कर दिया गया है। ये सारा संपत्ति का जो अधिकार होगा वो एक पुरुष को ही होगा, जो कि एक असमानता है। तो इनको भी दूर करने के लिए नागरिक संहिता कानून लाया जा रहा है। तो साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि ये सारा केंद्र कहाँ पे है, एक महिला के है, एक महिला के सशक्तिकरण की बात कर रहा है यह कानून। महिला को कैसे सामाजिक न्याय दिला सकें, उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकें, सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दे सकें, उसके सशक्तिकरण को कैसे हम सशक्तिकरण को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए ही यह नागरिक संहिता कानून लाया जा रहा है। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। डीपली में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें वीडियो है जो एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो पेपर में, आज के पेपर में जो सुर्खियों में है, वो उसका उपासना स्थल एक्ट अदालत से गुहार किया गया है। उपासना स्थल एक्ट ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो कि 4 याचिकाओं द्वारा दाखिल किया गया है। 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं उपासना स्थल एक्ट में। ये क्या है, इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको बताता हूँ कि उपासना स्थल एक्ट अधिनियम 1991 का विशेष प्रावधान है। विशेष कानून 15 अगस्त 1947 से अस्तित्व में आया। यह किसी भी धर्म के उपासना स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। मतलब कहीं भी जहाँ पूजा पाठ हम करते हैं, हमारा मंदिर है, हमारा कहीं भी उपासना स्थल है, मंदिर उपासना स्थल है, उसको किसी भी दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ज़बरदस्ती कोई वहाँ पे बहुत सालों से कोई दूसरे धर्म के लोग वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, बाद में आए किसी दबाव के कारण या बहुसंख्यक धर्म के होने के कारण वहाँ पे अपना कब्जा लिए और अपना उपासना स्थल बता लिए। तो इस पर यह उपासना स्थल एक्ट जो है यह रोक लगा किसी भी स्मारक के धार्मिक रूप से रखरखाव में यह रोक लगाता है। मतलब कोई स्मारक है उसको धार्मिक रूप दे दो और धर्म के मान्यताओं के अनुसार उसका रखरखाव करने लगो, पूजा पाठ करने लगो, तो इस पे भी यह उपासना स्थल एक्ट रोक लगाता है। नेक्स्ट चलते हैं आज की सुर्खियों, आज की हेडलाइंस, पेपर की हेडलाइंस में। और सूचना बता दें कि जो भी आप पेपर पढ़ते हैं, चाहे हिंदुस्तान पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, अमर उजाला पढ़ते हैं, ये कोई भी पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक छात्र हैं, आप पढ़ने वाले हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो आपको पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, न ही कोई प्रकार का टीवी चैनल न्यूज़ का देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सरकारों से सभी योजनाओं से रिलेटेड आपको वीडियो में ही प्राप्त हो रहा है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो अगला नेक्स्ट सुर्खियों का जो खबर है वो हेडलाइन है, वो है कि किसी भी ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन उत्पाद आप चाहे वो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, या ईबे हो गया, या जियो मार्ट हो गया इत्यादि, जोमेटो हो गया इत्यादि चीज़ों से आप अपने प्रोडक्ट उत्पाद खरीदते हैं, तो उस पर क्या होता है कि किसी भी, मान लीजिए आप मोबाइल किसी भी कंपनी से खरीदे, चाहे फ्लिपकार्ट से आप कोई मोबाइल मंगा रहे हैं और उसके फीचर्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मोबाइल कुछ और उसको फीचर्स कुछ को अच्छे से बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, तो उस पर भी केंद्र सरकार कानून लाने जा रही है, जिस पे फर्जी रिव्यू जो कंपनियों द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों रिव्यू लाते हैं, उस पर केंद्र सरकार रोक लगाएगी, नियम कानून लगाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो उन पर दंडनीय अपराध के अंतर्गत लाया जाएगा और उन पर भारी जुर्माने के साथ लगाया जाएगा। उत्पादों का ऑनलाइन फर्जी रिव्यू नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार का कहना है कि इस पे हम कानून लाएं। स्पोर्ट की बात करें तो आज है 29 मई, तो 29 मई को IPL
आईपीएल का सीज़न 22 का फाइनल दिन है, फाइनल मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। तो हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के बारे में। तो हम बता दें कि हार्दिक पांड्या 14 मैचों में 453 रन बनाए हैं, 4 अर्धशतक भी शामिल है, जबकि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन 16 मैचों में, ये 14 मैचों में वो 16 मैचों में 444 रन, 444 रन बनाए हैं, जो कि ज़्यादा अगर इनकी तुलना की जाए दोनों कप्तान की तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आज देखा जाएगा कौन जीतेगा। तो आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस टीम को जिताना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको बता दें कि एशिया कप चल रहा है पूरे, जो कि इंडोनेशिया देश के राजधानी जकार्ता में ये एक हॉकी एशिया कप चल रहा है। तो हॉकी एशिया कप में कल के मुकाबले में भारत ने जापान को हराकर अपना शाप पूरा किया है। तो देखते हैं आगे एशिया कप में कौन सी टीम जाती है। भारत भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है एशिया कप में, तो संभावना हो सकती है। मोदी जी का एक कमेंट है कि यूरिया के लिए अब लाठियां नहीं खानी पड़ती है। तो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि यूरिया के लिए कितनी मारी थी, चाहे यूपी हो या बिहार हो। बिहार में तो यूरिया की कमी हो गई थी। यूपी में जहां यूरिया केंद्र था, बांटा जा रहा था, वहां पे किसानों का इतना भीड़, इतना जमावड़ा कि किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। व्यापारियों द्वारा ब्लैक में यूरिया बेची जा रही थी। तो मोदी जी का कहना है कि आज के समय में यूरिया के लिए किसानों को लाइन नहीं लगाना पड़ता है। तो आप कमेंट में बताइए कि कितना सही है, क्या आप यूरिया लेने के लिए लाइन में लगे या नहीं लगे। तो ज़रूर आप उस चीज़ को बताइए कमेंट में। और पेपर में जो सुर्खियों, जो टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने आप को मजनू बताया है। मजनू क्यों बताया है मजनू, उसको बताते हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, धन शोधन का आरोप लगा है, उनके बेटे पे भी लगा है, और एक और व्यक्ति हैं जिन पे यह धन शोधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो शहबाज शरीफ ने अपने आप को मजनू कहा, कब कहा, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे धन शोधन के मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने आप को मजनू नाम दे दिया। संघीय जांच एजेंसी, पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी नवंबर 2020 में शहबाज और उनके बेटे हमजा और सलमान पे यह आरोप लगा था कि इनके धन शोधन के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, भ्रष्टाचार निवारण कानून और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत इन पर केस लगाया गया था नवंबर 2020 में। तो सबसे लास्ट जो सुर्खियों में है पेपर के, वो है 23 वर्ष का लड़का संकर्ष ने इसके जरिए 100 करोड़ की संपत्ति बना ली। मतलब एक लड़का संकर्ष है, 2016 में 2000 रुपया निवेश करता है और 2023 में 2022 में 5 से 6 साल में उसने 100 करोड़ रुपये कमा लिए। आज के समय में उसकी कुल संपत्ति अगर बात करें तो 100 करोड़ रुपये, जो स्टार्टअप में निवेश अभी भी कर रहा है, 23 साल का लड़का। तो अगर आपको जानना है कि यह कैसे हुआ तो आप कमेंट कीजिए। और आप आज के जो पेपर की सुर्खियां हैं वो सारे आपको जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ महत्वपूर्ण, फर्जी या क्षेत्रीय जानकारियां, ये सब मैं आपको प्रदान नहीं करने वाला हूं। सिर्फ प्रतियोगिता संबंधित प्रश्न, उसके उत्तर, जो सुर्खियां हैं पेपर के, वही चीज़ें मैं बता सकता हूं। अतिरिक्त जानकारी आपको नेक्स्ट 30 मई की पेपर की जानकारियां आपको 30 तारीख को मिलेगी। तो आपको रोज़ सुबह या न्यूज़पेपर की सुर्खियां का वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। रुकिए, एक और मामला जो इस समय चल रहा है। अगर हम बात करें कश्मीर से, कश्मीर पंडितों का जो प्लान हुआ था उसके रूप में एक केस है। यासिर मलिक कौन है? यासिर मलिक टेरर फंडिंग है क्या? आखिर क्यों 1989 में
केंद्रीय गृह मंत्री की लड़की को अगवा करके 5 खूंखार आतंकियों को रिहा कर दिया गया। आतंकियों को द्वारा यह डिमांड था अगवा करने के बाद कि 20 आतंकियों को छोड़ा जाए, तो जबकि उस समय आतंकियों के आगे सरकार ने सिर झुका लिया और उस समय 5 खूंखार आतंकियों को गृह मंत्री की लड़की छुड़ाने के बदले में सरकार को छोड़ना पड़ा। तो यासिर मलिक कौन है, अलगाववादी नेता ये क्या है, इसको ये संगठन, ये आतंकवाद कौन है, इसको जानना है तो अगली वीडियो आप देखिए, इसमें रिकॉर्डिंग है। चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता दर्पण के लिए।